हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं आपके फोर्थ पेपर का सेकंड यूनिट को, जिसका नाम है भाषा की प्रकृति और स्वरूप। ये यूनिट दोस्तों आपके 10 नंबर का है। तो इस वीडियो में कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट प्रश्नों को देखेंगे जिनको आपको जरूर से याद कर लेना है। तो हमेशा की तरह दोस्तों वीडियो को पूरा देखना है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं भाषा का स्वरूप क्या होता है। तो देखिए, हमें अपने प्रतिदिन के जीवन में ऐसी स्थितियों का सामना करना पड़ता है जहाँ पर भिन्न भिन्न प्रकार से भाषा का हम प्रयोग करते हैं। किसी अवसर पर भाषा में व्याकरणिक अथवा संरचना संबंधित हम सावधानी बरतते हैं, और जबकि कहीं पर हम व्याकरणीय नियमों में शिथिलता करते हैं। भाषा का उपयोग साहित्य रचना में भी अलग अलग परिस्थितियों को उत्पन्न करने के लिए अथवा संदर्भ स्थिति की आवश्यकता अनुसार अलग अलग तरीके से किया जा रहा है। यही भाषा का औपचारिक व अनौपचारिक स्वरूप है। यहाँ पर भाषा में व्याकरण और नियमों का पालन किया जा रहा है। वाक्य संरचना व्याकरण के नियमों के अनुसार की गई हो, बात को स्पष्ट करने के लिए सटीक रूप से रखने के लिए सटीक रूप से शब्दों का चयन किया गया हो, वहाँ पर भाषा औपचारिक स्वरूप लिए होती है। और जहाँ पर मौखिक वार्तालाप हो अथवा व्याकरणिक नियमों में शिथिलता हो, व्याकरणिक नियमों का कम उपयोग किया गया हो, वहाँ पर अनौपचारिक स्वरूप लिए हुए भाषा होती है। और अब जानते हैं दोस्तों, औपचारिक स्वरूप और अनौपचारिक स्वरूप क्या होता है भाषा का। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि भाषा का औपचारिक स्वरूप क्या होता है, औपचारिक स्थिति के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों, औपचारिक रूप में भाषा का दोनों तरह से उपयोग किया जाता है, मौखिक रूप में भी और लिखित रूप में भी। साहित्य लेखन में भाषा का औपचारिक उपयोग होता है। वहाँ पर लेखन में क्रमबद्धता होती है, श्रृंखलाबद्धता होती है। निबंध रचना में अथवा सरकारी पत्रों की भाषा में औपचारिकता हो रहती है। प्राय ये पत्र एक कार्यालय, विभाग अथवा मंत्रालय से दूसरे कार्यालय, विभाग अथवा मंत्रालय को लिखे जाते हैं। पत्र की भाषा सरल एवं सहज होती है। सटीक अर्थ प्रेषित करने के लिए प्रशासनिक शब्दावली का भी उपयोग किया जाता है। निबंध की भाषा में भी प्रभावशीलता होती है, क्रमबद्धता होती है। वहाँ भाषा लिखित स्वरूप में होती है और औपचारिक भी होती है। भाषण देते समय, मीटिंग अथवा सभा में बोलते समय, अपनी बात को प्रभावी रूप से रखते समय अथवा आदेश देते समय भाषा की मौखिक रूप में होती है, लेकिन पूर्णतः औपचारिक स्वरूप लिए हुए होती है। तो ये कुछ बातें आपको औपचारिक स्थिति में ध्यान रखना है। अगला टॉपिक आता है भाषा की अनौपचारिक स्थिति के बारे में। तो देखिए, अनौपचारिक रूप में भाषा का दोनों तरह से उपयोग किया जाता है, मौखिक भी और लिखित भी। आमतौर पर दैनिक जीवन के वार्तालाप में हम भाषा के अनौपचारिक रूप का ही प्रयोग करते हैं। इसमें वाक्यों अथवा शब्दों में क्रमबद्धता नहीं होती है। साथ ही वाक्यों की संरचना में व्याकरण के नियमों की पालना नहीं की जाती है। साहित्य की कई विधाओं में भी अनौपचारिक भाषा का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए कहानी विधा को ले लें। यह लिखित रूप में औपचारिक स्वरूप लिए हुए होती है, लेकिन इसमें आए संवाद अथवा घटनाओं में पात्रों के वार्तालाप को जब प्रस्तुत किया जाता है, तब वहाँ पर भाषा अनौपचारिक स्वरूप लिए हुए हमारे सामने आती है। नाटकों, एकांकियों आदि में भी ऐसी स्थितियाँ बार बार हमारे सामने आती है। तो ये कुछ पॉइंट्स आपको अनौपचारिक स्थिति में ध्यान रखना है। इसके बाद में दोस्तों अगला टॉपिक आता है भाषा का लिखित और मौखिक स्वरूप क्या होता है। तो देखिए, सबसे पहले परिभाषा जानते हैं इन दोनों की। तो प्रारंभिक स्तर पर बालक परिवार के सदस्यों के साथ में अनुकरण के आधार पर मौखिक भाषा ही सीखता है, और विद्यालय में प्रवेश से पूर्व तक मौखिक भाषा में ही अपने विचारों का आदान प्रदान करता है। विद्यालय में जाने के बाद बालक धीरे धीरे किसी भाषा, मातृभाषा या फिर द्वितीयक भाषा की लिपि व ध्वनि का ज्ञान करता है। इसके उपरांत शनय शनय यानी कि धीरे धीरे लिखित भाषा पर अधिकार करता है। लिखित भाषा पर अधिकार होने के बाद में व्यक्ति अपने विचारों को तथा पुस्तकों की सहायता से प्राप्त ज्ञान को भावी आवश्यकता के लिए लिख करके सुरक्षित कर लेता है। लिखित व मौखिक भाषा में आपस में अंतर संबंध है, क्योंकि मौखिक भाषा को लिखित भाषा में और लिखित भाषा को मौखिक भाषा में भी व्यक्त कर सकते हैं। उदाहरणार्थ कहानी, कविता, गीत आदि को पढ़ करके मौखिक रूप में हम बता सकते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स दोस्तों आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। इसके बाद में बात करते हैं लिखित और मौखिक भाषा में क्या अंतर रहता है। तो देखिए, पहला पॉइंट आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि मौखिक भाषा विचारों के आदान प्रदान, वाद विवाद, संवाद व भाषण की भाषा है, जबकि लिखित भाषा में हम कानों से सुने गए विचारों को लिपिबद्ध कर सकते हैं। और दूसरा पॉइंट आता है कि मौखिक भाषा अस्थायी होती है। किसने क्या कहा और क्यों कहा, इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं होता है। परंतु लिखित भाषा स्थायी होती है तथा कानून के द्वारा लिखित लेखों को मान्यता प्राप्त होती है। अब देखिए, मान लीजिए कि आपके और मेरे फेस टू फेस कोई बात होती है, तो आप किसी तीसरे व्यक्ति को बताने जाओगे तो आपके पास कोई ठोस प्रमाण नहीं होएगा कि आपने इस व्यक्ति को ये कहा था। और अगर आपके पास लिपिबद्ध सारा रहता है, मान लीजिए कि मैंने लिपिबद्ध लिख करके नीचे मेरे सिग्नेचर कर दिए, तो वो एक ठोस प्रमाण हो जाएगा कानूनन तरीके से कि 100% मैंने ही ये बात कही है, मेरे सिग्नेचर भी नीचे करे हुए हैं। तो ये कुछ बातें आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। इसके बाद में थर्ड पॉइंट है कि लिखित भाषा के माध्यम से एक युग की साहित्यिक, आर्थिक, सामाजिक तथा धार्मिक आदि परंपराओं को भावी पीढ़ी के लिए सुरक्षित रखा जाता है, और जबकि मौखिक भाषा में
ऐसा नहीं किया जा सकता है। मौखिक भाषा में देखिए फेस टू फेस अगर हम बात कर रहे हैं, तो वो एक सीमित समय तक ही यहाँ पर सुरक्षित रहेगी। मान लीजिए कि थोड़ी देर 1 दिन तक आपको याद रहेगी, 2 दिन याद रह जाएगी, पर आप 4-5 दिन बाद में उसको भूल जाओगे। पर अगर आपके पास में लिखा हुआ सारा मैटर है, तो आप 1 साल के लिए, 10 साल, 20 साल आप सुरक्षित उसको रख पाओगे। इसी के साथ में आगे बढ़ते हैं। अगला हमारे सामने पॉइंट आता है, चौथा पॉइंट, लिखित साहित्य व वैज्ञानिक उपलब्धियों को एक से दूसरे देश बातें भी पढ़ कर के ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। पाँचवाँ पॉइंट है कि किसी विषय में किए गए नवीन शोध को लिखित रूप में ही एक दूसरे का हस्तांतरित किया जा सकता है, लिखित रूप का रहता है शोध वगैरह में। और अगला छठा पॉइंट आता है कि मौखिक भाषा में वक्ता व श्रोता का आमने-सामने होना आवश्यक है। लिखित भाषा में लेखक अपने ज्ञान को लिख कर के प्रकाशित करता है, जिससे दूर-दराज के व्यक्ति भी लाभान्वित होते हैं। तो ये कुछ सरल से पॉइंट्स हैं जो कि आप ठीक तरीके से समझ गए होंगे। अगला दोस्तों सातवां पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है कि लिखित अभिलेखों पुस्तकों का एक भाषा से विश्व की दूसरी भाषाओं में भी अनुवाद किया जाता है, जिससे अन्य भाषा-भाषी भी लाभान्वित हो जाते हैं। तो ये कुछ पॉइंट दोस्तों इस टॉपिक में आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में अगला टॉपिक आता है लिखित भाषा के उद्देश्य क्या-क्या हैं। तो पहला उद्देश्य आपको ध्यान रखना है कि वर्णों की ठीक और सुंदर बनावट लिखना सिखाना, यह इसका उद्देश्य रहता है। दूसरा है सुंदर तथा सुडौल लेख का अभ्यास करवाना। तीसरा पॉइंट है शुद्ध वर्तनी का लाभ करवाना। चौथा पॉइंट है छात्रों की वाक्य रचना के नियमों से अवगत करवाना। और पांचवा पॉइंट है विराम चिन्हों का उचित प्रयोग करने की शिक्षा देना। छठा पॉइंट है विद्यार्थियों में शब्द के विभिन्न रूपों जैसे भाषा में मुहावरों, लोकोक्ति तथा सूक्तियों का प्रसंगानुकूल प्रयोग करने की शिक्षा देना। सातवां पॉइंट है छात्रों को इस योग्य बनाना कि प्रसंगानुकूल और विषयानुकूल भाषा का प्रयोग वे कर सकें। और इसके बाद में आठवां पॉइंट आता है विद्यार्थियों में तार्किक रूप से विचारों को अभिव्यक्त करने की योग्यता प्रदान करना। और नवा पॉइंट आता है विद्यार्थियों में यह योग्यता प्रदान करना कि वह अपने विचारों व भावों को लिखित रूप में व्यक्त कर सकें। तो ये कुछ पॉइंट दोस्तों आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, मौखिक अभिव्यक्ति का महत्व क्या रहता है, इसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, मौखिक अभिव्यक्ति बालक के व्यक्तित्व विकास की दृष्टि से अति आवश्यक होती है। मौखिक अभिव्यक्ति द्वारा बालक को विचाराभिव्यक्ति के सुअवसर प्राप्त होते हैं और प्रकाशन का पूरा अवसर मिलता है। और इसी टॉपिक में दोस्तों आपको ये कथन भी ध्यान रखना है कि डॉसन ने मौखिक कार्य का महत्व बताते हुए लिखा है कि मौखिक कार्य भाषा की नींव तैयार कर देता है, क्योंकि मौखिक भाषा तथा लिखित भाषा के तुल्य अंग समान ही होते हैं। एक नंबर का प्रश्न आपको पूछा जा सकता है कि मौखिक भाषा के लिए डॉसन ने क्या कहा है, या डॉसन का कथन बताइए, तो आपको ये जरूर से ध्यान रखना है। इसके बाद में मौखिक अभिव्यक्ति के कुछ और पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं, जिनमें पहला पॉइंट आता है अभिव्यक्ति की सरलता इसमें रहती है, अनुकरण व अभ्यास किया जाता है। तीसरा है कुशलता में सहायक रहती है, विचाराभिव्यक्ति और भावाभिव्यक्ति का अवसर मिलता है, शुद्ध उच्चारण तथा अभिव्यक्ति का सरलतम रूप रहता है, स्पष्टीकरण में सरलता रहती है, दृढ़ता में सहायक रहती है, भाषण कला में निपुणता इसमें आ जाती है, सजीवता व भाव प्रदर्शन रहता है, रुचि जागृत होती है, अभिव्यक्ति में निपुणता मिलती है, भावात्मक विकास में सहायक रहती है, और मानसिक व बौद्धिक विकास यहाँ पर रहता है, और एकाग्रचित व एक सक्रियता यहाँ पर बनी रहती है। तो ये कुछ पॉइंट्स दोस्तों आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। इसके बाद में अगला टॉपिक हमारे सामने आता है ध्वनि विज्ञान क्या होती है। तो ध्वनि विज्ञान वह विज्ञान है जो ध्वनि विषयक स्वरूप, भेद, अंग, उच्चारण, अवयव और नियम आदि का वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन किया जाता है इसमें। और ये 3 प्रकार की रहती है, उच्चारण मूलक ध्वनि विज्ञान और स्वर्ण मूलक ध्वनि विज्ञान और ध्वनिग्राम विज्ञान। तो ये कुछ पॉइंट्स आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। इसके बाद में अगला टॉपिक आता है वर्ण क्या होता है। तो देखिए, अ, आ आदि जब वागेंद्रीय द्वारा व्यक्त होते हैं, यानी कि मुख से जब उच्चारित होते हैं, तब ये ध्वनियाँ रहती है, और इनका जो लिखित रूप रहता है वह वर्ण कहलाता है। इसे हम नियमानुसार भी परिभाषित कर सकते हैं, जैसे वर्ण या अक्षर उस मूल ध्वनि को कहते हैं जो कान का विषय है और जिसका खंड न हो सके। तो यहाँ पर ए है, तो ए का खंड अब और नहीं हो सकता, यानी कि और टुकड़े इसके नहीं हो सकते, सबसे छोटा वर्ण यही है। और इसके बाद में अगला पॉइंट दोस्तों आपको यहाँ पर एक ये भी ध्यान रखना है कि वर्णों के उच्चारण समूह को वर्णमाला कहा जाता है। इसके बाद में अगला टॉपिक आपको ध्यान रखना है कि ध्वनि क्या होती है। तो अ, आ आदि जब वागेंद्रीय द्वारा व्यक्त होते हैं, हमारे जो मुख कंठ द्वारा उच्चारित होते हैं, तो उनको ध्वनियाँ कहलाती हैं, और ध्वनि बोलने व सुनने में काम आती है। और वर्ण जो रहते हैं, ध्वनियों के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं, और वर्ण लिखने, पढ़ने और देखने में काम आते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स दोस्तों आपको इनके अंतर अगर आपको पूछा जाता है, तो ध्वनि और वर्ण का अंतर आपको बता देना है। इसके बाद में कुछ पॉइंट्स आपको इसी से संबंधित और ध्यान रखना है कि स्वर और व्यंजन सार्थक ध्वनियाँ होती है, इनके प्रयोग में परिवर्तन करने से शब्द के अर्थ में परिवर्तन आ जाता है। और अगला पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि जब वाक्यों में आकांक्षा, संधि या योग्यता का भाव होता है, तब वे सार्थक संवाद कहलाते हैं। तो इस तरह से दोस्तों इन सभी टॉपिक्स को आपको इस यूनिट में कंठस्थ याद कर लेना है।
इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, जल्दी मिलेंगे अगले यूनिट के साथ। तब तक आप इन सभी यूनिट्स को प्लेलिस्ट में जाकर के देखते रहें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन जरूर से दबा लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लेना, ताकि मैं जैसे ही अगला वीडियो अपलोड करूँ तो तुरंत आप तक वीडियो को नोटिफिकेशन पहुंचे और आपके पास टाइम टू टाइम सारी अपडेट्स पहुंचते रहे। इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।